सबको नमस्कार। मेरा नाम है पंजा पटनायक। तो आज थोड़ा कविता सुन लेते हैं। कविता क्यों सुन रहे हैं बाद में बताऊंगी। ओके। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। ये संत कबीर दास जी का है। और एक कविता है, हल को बलदेव ने हथियार बनाया, कंधे पर डाले फिरे, खेती हरी भरी हुई, यहाँ तक पहुँचते अभी दुनिया को देर है। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। दोनों कविताएं हैं, परंतु पढ़ने का ढंग जो है अलग है। वो क्यों है उसी के बारे में आज पढ़ेंगे। आज है हमारा छंद। छंद क्या है ना, क्यों बनाया गया है। तो पद्य के विभिन्न स्वरूप होते हैं। सभी पद्यों के पढ़ने का ढंग जो है वह भिन्न होता है, और यह भिन्नता क्यों होती है, उनके छंदों के कारण होती है। ये छंद जो है अनेक होती हैं, और ये छंदों की उत्पत्ति जो है, उत्पत्ति हो या भेद हो या लक्षण, ये आदि सब बताने वाले शास्त्र एक तो रहता है। उस शास्त्र को हम छंद शास्त्र कहते हैं। और छंद शास्त्र का सर्वप्रथम विवेचन पिंगल मुनि ने किया था। किसने किया था, ये एक बार पूछा था। छंद शास्त्र का सबसे पहले किसने विवेचन किया, पिंगल मुनि ने। और इसीलिए छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। छंद शास्त्र को क्या शास्त्र कहते हैं, पिंगल शास्त्र। ये भी सवाल एक बार पूछा था। 2 सवाल बन गए आपके टट के लिए, है ना। अब है छंद की परिभाषा क्या है। अक्षरों की संख्या एवं क्रम या मात्रा गणना तथा यति गति से संबद्ध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है ना। तो इसको आसान तरीके से समझेंगे भाई। ये बहुत ही ये लग रहा है, भारी भरकम शब्द लग रहे हैं ना। तो आसान तरीका ये है कि जो पद्य रचना अक्षरों की गणना, क्रम, मात्रा की गणना, गति, यति आदि नियमों से नियोजित हो, बंधे हो, उसे हम छंदबद्ध कहते हैं। मतलब अक्षरों की गणना, क्रम, मात्रा की गणना से उसकी यति गति। ये यति गति क्या होता है समझाएंगे भाई। तो इन नियमों का जो नियोजित होता है, पालन होता है, वही उसे ही हम छंदोबद्ध कहलाती है। वह छंदोबद्ध कहलाती है। छंदों को वृत्त भी कहते हैं, ये भी याद रख लीजिए। छंदों को वृत्त भी कहते हैं। ये छंद के कुछ अंग होते हैं। ये क्या क्या है। पहला क्या है, चरण। पहला क्या है, चरण। चरण को पाद या पद कहेंगे, वर्ण है। ओके। अब तीसरा क्या है, मात्रा है, लघु, गुरु, तुक, यति, गति, गण। ये सब क्या है, एक एक के बारे में हम छंद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चरण क्या होता है। तो चरण क्या है, तो चरण या पाद या पद किसे कहते हैं। पद्य की एक पंक्ति, एक लाइन को चरण कहते हैं, है ना। पद्य होता है, कविता बहुत पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक पंक्ति, एक लाइन होता है, उसे चरण कहते हैं। तो उसको उदाहरण से समझाने से अच्छा रहेगा, जो निम्न प्रकार है। उदाहरण देखिए, क्या बोलता है। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने में ही वहाँ आ गया यमराज का मित्र। यहाँ अल्प विराम ये है ना। अल्प विराम से पूर्व तक एक चरण पूरा होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये वाला लाइन एक चरण होता है ना। और दूसरा चरण अल्प विराम से, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा चरण, है ना। मतलब एक लाइन में 2 चरण है, ये एक है और ये 2 है। वैसे ही दूसरे लाइन में तीसरा चरण, ये है चौथा चरण, है ना। मतलब पूरे कुल कितने चरण इस छंद में, 4 चरण हैं। और ये पहला और तीसरा चरणों को क्या कहेंगे, पहला तीसरा गिनती में क्या होता है भाई, विषम होता है, विषम कहेंगे। वैसा ही दूसरा और चौथा चरण को हम क्या कहेंगे, सम कहते हैं। अब इसका दूसरा अंग क्या है, वर्ण। वर्ण तो आप जानते हैं, ध्वनि की मूल इकाई को वर्ण कहते हैं। छंद शास्त्र में इसका बहुत उपयोग होता है, उसको समझेंगे।
अब नेक्स्ट आता है मात्रा। ये मात्रा क्या होता है? तो किसी स्वर के उच्चारण करने में जो समय लगता है उस अवधि को मात्रा कहते हैं। उस अवधि यानी समय को मात्रा कहते हैं। पहला ह्रस्व स्वर के उच्चारण समय को एक मात्रा मानते हैं ह्रस्व स्वर के, और दीर्घ स्वर के उच्चारण को 2 मात्रा माना जाता है। जैसे लघु है ह्रस्व स्वर, ये क्या है? अ, इ, उ, ऋ को लघु स्वर मतलब एक मात्रा मानते हैं, है ना। इसे इस तरह सूचित करते हैं, मान लीजिए एक बोलकर, ठीक है। अब दूसरा है गुरु, दीर्घ स्वर क्या क्या है? आ, ई, उ, है ना, ए, आई, ओ, औ और अम। ये गुरु है 2 मात्रा वाले, इसे एस से सूचित करते हैं। 2 मात्रा हो तो यस लगाएंगे, 1 मात्रा हो तो 1 लगाएंगे, है ना। मात्राओं की गणना करते समय लघु को ला लिखते हैं, गुरु को गा, हमें समझने के लिए पूरा लिखेंगे नहीं। लघु को ला, गुरु को गा कहते हैं। अब इसके बाद यति क्या होता है? यति विराम, छंद को पढ़ते समय नियमित मात्राओं की संख्या के पश्चात या वर्णों की संख्याओं के पश्चात बीच में थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है। इस रुकने की क्रिया को हम यति कहते हैं। इसे अल्प विराम से सूचित करते हैं। अल्प विराम से सूचित करते हैं मतलब यहाँ यति क्या होता है ये उदाहरण देखेंगे, है ना। यति क्या होता है? ऊंचे कुल का जन्मिया, ये यति है। जे करनी ऊंच ना होई, शुभ्रन कलश सुरा भरा, यहाँ फिर यति आ गया। साधु निंदा सोई, इसमें प्रथम चरण के और तृतीय, प्रथम ये है तृतीय है ना, ये द्वितीय है ये चौथा है। इसमें प्रथम चरण के तृतीय चरण के अंत में यति है, मतलब ये अल्प विराम को ही हम यति कहेंगे, ठीक है। यति समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है तुक। तुक तो आप जानते हैं, तुक क्या है? आत्य प्रास या प्रास या तुक सभी एक ही हैं। जिन छंदों के अंत में समान स्वर वाले वर्ण होते हैं उन्हें तुकांत छंद कहते हैं। जैसे दोहा और चौपाई में तुक, देखिए ये वाला पद्य हम देखे ना, यहाँ देखिए, यहाँ होय यहाँ सोई, है ना। वैसे ही ऊपर में भी एक पद्य था जो कि तुक का सही उदाहरण है। यहाँ देखिए, चित्र है, मित्र है ना, तो इसे ही हम तुक कहते हैं। मतलब अंतिम वर्ण जो है समान होता है तो उसे हम तुक कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद गति क्या होता है? गति का अर्थ है लय। गति का अर्थ क्या होता है? लय। यदि छंद में वर्णों एवं मात्राओं का सही ढंग से प्रयोग प्रत्येक चरण से हुआ हो तो उसमें स्वतः ही गति आ जाती है। पद्य के पाठ में जो बहाव होता है उसे गति कहते हैं, पढ़ने का ढंग जो है ना। उसके बाद है गण। ये गण बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई, बहुत से सवाल पूछता है इसमें से। गण का अर्थ होता है समूह। वर्णिक छंदों में 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं, ठीक है। 3 वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? गण कहते हैं। और मात्रिक छंद में 4 मात्राओं के समूह को हम गण कहते हैं। ये गण जो है 8 प्रकार के होते हैं। और गणों की पहचान, ये गण को याद रखने के लिए एक छोटा सा सूत्र है, सिंपल। क्या है ये सूत्र? या माता राजभानसा लगा, सिंपल सूत्र। या माता राजभानसा लगा, या माता राजभानसा लगा, मतलब यागन, मागन, तागन, रागन, जागन, भागन, नागन, सागन, ला लघु है, गा गुरु है ना। तो ये 8 का गण, तो कौन कौन सा वर्ण आते हैं उसमें, कैसे वर्ण आते हैं वो देखेंगे। तो क्या है? गहन गण है, उसके बाद इसका चिन्ह है, उसके बाद उसका उदाहरण है ना। तो देखेंगे ये शुभ है या अशुभ है। इसमें कभी कभी सवाल पूछा था, या गण देता था, उसमें ये चिन्ह देता था, कौन सा चिन्ह सही है।
तो चिन्ह क्या है, ये है ना। तो या गण में क्या है, आई मान लीजिए, यस यस, है ना। तो इसका उदाहरण क्या है, नहाना। ना के लिए ना जो है वो लघु है, एक आएगा। हा, आ की मात्रा आया, दो मात्रा, ना यहाँ दो मात्रा। इस तरह या गण के लिए एक दो दो, मतलब आई यस एस आएगा, ठीक है। मा गण के लिए कितना आ रहा है, दो दो दो, है ना। गुरु है, आ गया है, ये गुरु है। ये भी जा आ गया, ये भी गुरु है ना। दी आ गया है, आज आदि, ये भी गुरु है ना। एक के लिए लघु, एस के लिए गुरु, है ना। इस तरह हम इसको याद रखेंगे। वैसे तागन, यस एस आई, है ना। चालाक, इसका भी देखेंगे। चा ये हो गया गुरु, है ना। ला ये हो गया गुरु, का ये हो गया लघु, है ना। फिर रागन, वैसा ही जागन, है ना। उसके बाद है भागन, उसके बाद है नागन, उसके बाद है सागन। इसका सिंपल ट्रिक याद रखने के लिए मैं आपको बाद में बताऊंगी, है ना। तो पहले कहाँ एक मात्रा कहाँ दो मात्रा लगता है, उसके लिए भी हम देखेंगे। तो मात्राओं की गणना के सिद्धांत कुछ हैं। क्या है, मतलब एक कहाँ लगाएंगे, दो कहाँ लगाएंगे मात्राएं गिनते समय। तो देखिए, तो सबसे पहला सिद्धांत है ये छोटी ह्रस्व स्वर, है ना। अ ई उ रू को लघु माना गया है और एक मात्रा वाला, है ना। तो जैसे क लिखेंगे, का जो है कैसा बनता है, का आधा का प्लस आ है ना, मतलब लघु है ना, इसलिए एक मात्रा। ला एक मात्रा, ऐसा लिखेंगे। वैसे ही दीर्घ या गुरु, है ना, दीर्घ स्वर, ये ह्रस्व स्वर है, ये है दीर्घ स्वर है। तो ये दीर्घ स्वर में अम तक को गुरु माना जाता है, तो मतलब दो मात्रा वाला, है ना, दीर्घ स्वर। जैसे रामा, रा आधा रा प्लस आ रहा है, आधा मा प्लस आ रहा है, मतलब दो दो मात्रा आ गया ना, ऐसा। अब ये दो सिद्धांत समझ में आ गया। ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में, ह्रस्व स्वर में एक मात्रा, दीर्घ स्वर में दो मात्रा आएगा। किसी भी वर्ण में अनुनासिक लगने से मात्र भार में कोई अंतर नहीं पड़ता है। अनुस्वार लगने से उसमें अनुनासिक मतलब पंचम वर्ण लगने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे माँ, है ना। तो माँ जो है आधा माँ प्लस आ से बना है, तो ये दीर्घ स्वर आ गया, इसलिए दो मात्रा है। ये इसमें अनुनासिक का कोई फर्क नहीं पड़ा है। परंतु संयुक्त अक्षर में, संयुक्त अक्षर लिखते हैं ना, तो उस समय पूर्व का वर्ण भी गुरु माना जाता है। जैसे देखिए नम्र, ना जो है लघु है ना। मरा जो है ये भी लघु है, परंतु संयुक्त अक्षर है, तो इसलिए ये लघु माना है और ना को गुरु माना है, क्योंकि ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर के पूर्व जो है वो क्या है, गुरु माना जाता है, इसलिए ये गुरु लिखा हुआ है, दो मात्रा वाला। ठीक है, समझ आ गया। वैसे ही प्रभा, है ना, ये संयुक्त अक्षर सिंगल है। भा जो है दीर्घ है, इसलिए दो है। स्रा सिंगल है, माँ सिंगल है ना। मतलब संयुक्त अक्षर मतलब संयुक्त अक्षर का सिंगल एक मात्रा आएगा, उससे पहले अगर कोई लघु होगा तो भी वह गुरु माना जाएगा। ठीक है। अब संयुक्त अक्षर में ह्रस्व मात्रा लगने से उसका मात्रा भार लघु ही रहता है। जैसे प्रिया, है ना, यदि वैसे ही तो बोली हूँ अभी, संयुक्त अक्षर रहेगा तो वो लघु ही रहेगा, है ना। यहाँ क्रिया, ये जो है बड़ा है, या जो है तो दीर्घ है, गुरु है, इसलिए दो मात्रा है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अनुस्वार, मतलब बिंदु आ जाता है ना अनुस्वार में, तो अनुस्वार वर्ण गुरु माना जाता है। अनुस्वार हम पहले नियम में पढ़े थे ना, अम जो है गुरु माना जाता है, गुरु मतलब दो मात्रा वाला। संसार में तो ये सम जो है वो अनुस्वार है, तो ये गुरु है ना। सा दूसरा जो है सा, मतलब सा आधा सा प्लस आ, वो भी गुरु है। र जो है वो लघु है, एक मात्रा। गुरु वर्ण पर अनुस्वार लगने से उसका मात्रा भार में कोई अंतर नहीं पड़ता है। हम बोले हैं अनुस्वार जो है रहेगा, जिसके ऊपर रहेगा वो क्या है,
गुरु है। अगर गुरु वर्ण पर भी अनुस्वार लगने से उसका मात्रा भर 3 नहीं हो जाएगा, वो जितना है उतना ही रहेगा। जैसे देखिए, हाँ, नहीं है, ये हा जो ना तो लघु है, 1 मात्रा लग गया। ही जो है वो दीर्घ है, 2 मात्रा लग गया। या अनुस्वार है बोलकर उसके लिए 1 मात्रा अधिक नहीं लगेगा। ठीक है, जैसा है वैसे ही रहेगा। उसके बाद है चंद्र बिंदु। कभी कभी चंद्र बिंदु का पद्य में आता है तो उसका काउंटिंग कैसे करेंगे? तो क्या बोलता है, चंद्र बिंदु युक्त वर्ण को लघु ही माना जाता है। जैसे हंसना, हा के ऊपर चंद्र बिंदु है तो वह 1 मात्रा वाला होगा। सा जो है लघु है, 1 मात्रा। ना जो है वो है गुरु, 2 मात्रा वाला होता है। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए हलंत, हलंत जानते ना, हलंत से पूर्व का वर्ण लघु होने पर भी गुरु हो जाता है। हलंत व्यंजन लघु माना जाता है। जिसको में हलंत रहता है वो लघु है, परंतु उसका पूर्व जो है वह गुरु माना जाता है। जैसे अहम, स्वयं, यह इसमें हलंत क्या है, ये है ना, माँ, स्वयं, माँ आएगा, माँ के नीचे हलंत आएगा, ऐसा। ठीक है। नेक्स्ट है विसर्ग। विसर्ग आता है तो विसर्ग से युक्त वर्ण को भी हम गुरु मानते हैं। विसर्ग से युक्त वर्ण को हम गुरु मानते हैं। मतलब दुख, ये क्या है, गुरु है। हो गया। तो छंद के प्रकार क्या है, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्त छंद। किसी किसी में 2 ही बोलते हैं, कोई किसी किसी में 2 बोलता है, किसी में 3 बोलता है, परंतु तीनों की जानकारी रखना ज़रूरी है ना। तो छंद के प्रकार हम एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो, अच्छा लगे तो बताइए, कमेंट्स में लिखिए। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलेंगे।